विद्यार्थियों, आप सबको सादर अभिवादन, नमस्कार। गुरुजी प्रणाम। हाँ, आयुष्मान सबको, आयुष्मान सबको आशीर्वाद मेरा। और विद्यार्थियों, आज आपका क्या पढ़ने का अभिप्राय है, क्या पढ़ना चाहते हैं? अच्छा, तो एक बच्चा बताए कि नागार्जुन में कौन सा नागार्जुन की कौन सी कविता आप पढ़ना चाहते हैं? बादल को घिरते देखा। ठीक है, पहले हम आपको नागार्जुन की जो जीवनी पर चर्चा करते हैं। तो नागार्जुन बहुत बड़े विद्वान थे बेटा, और एक उत्कृष्ट साहित्यकार थे। कैसे साहित्यकार थे? उत्कृष्ट साहित्यकार थे, और जिन्होंने अपने जीवन को साहित्य के लिए ही समर्पित कर दिया। ठीक है, साहित्य के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया अपने जीवन को। और इनका जो है बाल्यकाल बहुत अच्छा बीता। और जी हाँ, पूछो बेटा, पूछो। हाँ, पूछिए बेटा। कोई तो बच्चों, मैं चर्चा करता हूँ नागार्जुन। तो नागार्जुन का जो बाल्यकाल था बहुत ही सुरम्य ढंग से बीता, और इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनके बचपन का क्या नाम था? वैद्यनाथ मिश्र। बहुत अच्छे। और जब बच्चों, इनका जो जन्म हुआ था सन 1911 में, और बिहार में हुआ था। सन 1911 में बिहार में इनका जन्म हुआ, और 1998 में आपकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1998 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अनेक साहित्यिक ग्रंथ लिखे, और यायावर थे, घुमक्कड़ थे। और जब इनका पुत्र उत्पन्न हुआ अपना वहाँ घर पे, तो आए तो पहचान नहीं पाए, और उन्होंने एक कविता लिख दी, पहचान नामक कविता लिख दी। अपने पुत्र के लिए ही कविता लिख दी। हाँ, क्या तुम मुझे नहीं रहे पहचान, यदि तुम्हारी माँ मुझे परिचय नहीं देती तो मैं शायद तुम्हारा जो है नाम नहीं जान पाता। तो एक तरोना गांव है, ठीक है, तरोना गांव, जिला मधुबनी जिला के कई बच्चे होंगे बिहार में। तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और नागार्जुन एक कुशाग्र व्यक्तित्व थे, और इनका जन्म नाना के यहाँ हुआ था। ठीक है, सतलका गांव है नाना बिहार में, सतलका गांव। तो ये रहने वाले तरोना के थे। तरोना बिहार, तरोना गांव, जिला मधुबनी, बिहार के के रहने वाले थे, निवासी थे। लेकिन इनका जो ननिहाल था वो था सतलका में इनका। और सतलका कहाँ है? जिला दरभंगा, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा में सतलका है। तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ। तो अनेक रचनाएं हैं बेटा इनकी, और राजनीति में कई बार ये राज्यसभा के सदस्य भी बने। जिस प्रकार से दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य थे, उसी प्रकार ये भी जो है सदस्य बने। और इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, काव्य रचना तो की ही की, और इनकी जो है साहित्यिक रचनाएं हैं। और जो है इस प्रकार से उन्होंने प्रकृति को देख करके, और चूँकि स्वयं घुमक्कड़ थे, जहाँ जहाँ उन्होंने देखा तहाँ तहाँ की बात उन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से, गद्य के माध्यम से, गद्य में निबंधों के माध्यम से, यात्रा वृत्तांत के माध्यम से, और यात्रा संस्मरण के माध्यम से इन्होंने अपने काव्य, अपने साहित्य को सजाया, अपने साहित्य को हिंदी साहित्य को योगदान
को योगदान दिया। और मैं अब सीधे सीधे आपको कविता पर लिए आता हूँ कि कविता वास्तव में इनकी जो कविता है, जो कविता नहीं गीत है, और अनेक एक कविता जो है शब्द चित्र के रूप में है। एक जो है पंक्ति जो है शब्द चित्र के रूप में है, जो कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद जो है आप देखिएगा कि अमल धवल गिर के शिखरों पर, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मान सरोवर मान सरोवर उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर अब इसमें इस अर्धालिका की व्याख्या करता हूँ, इसका सरलार्थ करता हूँ। बेटा अमल ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा। अमल, अमल का अर्थ होता है मलहीन या स्वच्छ। धवल का अर्थ होता है श्वेत, धवल का अर्थ होता है श्वेत। गिर का मतलब होता है पहाड़, पहाड़। और शिखर मतलब होता है चोटी। हाँ, शिखर, शिखर मतलब होता है। बादल को घिरते देखा है, बेटा आवाज नहीं करेंगे। बादल को, तो जो हिमालय पर्वत की चोटी है, जो स्वच्छ है, धवल है, उस पर्वत से इन बादलों को कभी जो है घिरते देखता है, कभी नहीं घिरते देखा है। और कैसे? छोटे छोटे मोती जैसे, और छोटे छोटे जिस प्रकार से मोती होते हैं उस प्रकार से जैसे, और उसके शीतल तुहिन कणों को, और तुहिन कहते हैं, तुषीण मतलब होता है पाला, यह ओस के जो कण हैं, जिसको उर्दू में हम शबनम कहते हैं, जो ओस के कण हैं, उन कणों को, ठीक है, हमने मान सरोवर के उन स्वर्णिम मतलब होता है स्वर्ण से। सोना कैसा होता है बच्चों? पीले रंग का होता है। सोना किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। तो और स्वर्णिम उस जो है स्वर्णिम शिखरों पर और कमलों पर, सोने जैसे कमल पत्रों पर जो है, और शीतल वो ओस कणों को जो है उन्होंने वो क्या करते हैं, मान सरोवर, आपको बताया था हिमालय और कैलाश पर्वत के बीच में मान सरोवर है, बहुत बड़ा मान सरोवर तालाब है। हाँ, वहाँ पर हंस और वहाँ पर विचरण करते हैं, हंस जो है दाना चुगते हैं और जो है जल क्रीड़ा करते हैं। वहाँ पर हंस और सारस इत्यादि जो है वहाँ पर जल क्रीड़ा करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, मान सरोवर के उन स्वर्णिम, जो सोने जैसे स्वर्ण से युक्त कमलों पर, कमल पत्रों पर, हाँ, कमल पत्रों पर, और गिरते देखा है। किसको गिरते देखा है? ओस कणों को, तुहिन कणों को उन्होंने गिरते। और तुहिन कण कैसे हैं? सोने जैसे हैं। बादल को गिरते देखा है। हाँ, और अगली पंक्ति देखेंगे बेटा कि तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में, उनके श्यामल नील सलिल में
और समतल देशों से आकर समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विसंतु खोजते तिक्त मधुर विसंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है बादल को घिरते देखा है। तो जो हिमालय पर्वत है बच्चों, हिमालय पर्वत कैसा है बच्चों? तुंग का मतलब होता है ऊंचा। लिखो बेटा, तुंग का अर्थ होता है ऊंचा। तुंग का अर्थ होता है ऊंचा। हिमालय कैसा है? बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा हिमालय। सर जी रुक जाना है, ऊंचा है। तो तुंग का अर्थ होता है ऊंचा। हिमालय कैसा है? ऊंचा है। इसके कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। झील समझते हैं ना बेटा? झील जिसमें पानी जो है गिरता है, पानी गिरता है, उसे झील कहा जाता है। बेटा यहाँ देखो, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण जो है कवि नागार्जुन ने बड़े ही सहज और मनोरम ढंग से किया है। और उनके श्यामल मतलब सांवले, नील और नीले, सलिल मतलब होता है पानी, सलिल का मतलब होता है जल। सलिल में और समतल देशों से आकर समतल देश, जो देश पहाड़ों बराबर हैं, समतल का मतलब होता है बराबर के देशों से आकर के जो देश समतल है, और अर्थात जिन देशों में पहाड़ियाँ ऊंची खाती नहीं है, बिल्कुल सपाट है जो देश, तो उनसे आकर और क्या है? पावस की उमस से आकुल। पावस की उमस, पावस ऋतु बरसात की ऋतु जब होती है उसको पावस कहा जाता है। वर्षा ऋतु को बच्चों क्या कहा जाता है? पावस। तो पावस की जो है उमस जो है बहुत खराब होती है। बिल्कुल चिपचिपी सी गर्मी पड़ती है उस समय। गर्मी कैसी होती है? चिपचिपाहट होती है गर्मी में। पावस का जो उमस है, उमस से आकुल मतलब होता है त्रस्त। आकुल का मतलब होता है त्रस्त, घबराए हुए। और तिक्त मतलब होता है तीखा, मधुर का मतलब होता है मीठा। और क्या है? विषतंतु कहते हैं कमल की डंडी के भीतर के हिस्से को विषतंतु कहा जाता है। कमल की डंडी के भीतर का हिस्सा जो है उसको विषतंतु कहा जाता है। विषतंतु विषतंतुओं को खोजते हुए, कमल की डंडियों को खोजते हुए और हंसों को तिरते देखा है। कहाँ पर? झीलों में। जो हंस जो है तिरना मतलब होता है तैरना। हंस उन झीलों में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, तैर रहे हैं। बादल को घिरते देखा है। बादल जो है उमड़ करके पहाड़ों में ऐसे बादल फिरते बेटा, नजदीक तक बादल आ जाते हैं। पहाड़ों में जो है जो बादल होते हैं नजदीक तक आ जाते हैं। और कई बार क्या होता है, बादल ऐसे फट जाते हैं और बाढ़ आ जाती है, बादलों की बाढ़ आ जाती है। पूरा जो है तहस हो जाता है। तो इस प्रकार से अगली पंक्ति हम देखते हैं कि ऋतु बसंत का सो प्रभात था। कवि जो है कहानी सुनाता है, एक छोटा सा वृत्तांत देता है कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, मंद मंद था अनिल बह, मत जाओ, अनिल बह रहा। और
बालारुण की मृदु कर किरणे थी, बालारुण की मृदु कर किरणे थी, अलग अलग स्वर्णिम शिखरों से अरण अलग अलग स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से एक दूसरे से विरहित हो, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रह कर ही जिसको, अलग अलग रह कर ही जिसको सारी रात बितानी होती, सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित, निशा काल से चिर अभिशापित, बेबस उस चकवा चकवीका, बेबस उस चकवा चकवीका, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उस महान सरोवर के तीरे, शैवालों की हरी दरी पर, शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा। अंतिम जो पंक्तियां जो है बहुत अच्छी लगी बेटा मुझे भी, और अंतिम पंक्तियों में प्रकृति में कितना अनुराग है इस बात को कवि ने बताया है और दिखाया है कि इस प्रकार से, और वृत्तांत, छोटा सा वृत्तांत, संक्षिप्त वृत्तांत जो है कवि जो है दिखाता है और सुनाता है। आवाज है बेटा यार आप तो, वसंत का मौसम आ चुका है। कौन सा मौसम चल रहा है? वसंत का मौसम चल रहा है, ऋतु वसंत। अब कभी जो है जब घूमने गया हिमालय पर्वत पर, देखा तो बसंत के महीने में वो गया था, और कहता है बसंत का ऋतु, बसंत का सुप्रभात था। सुप्रभात कहते हैं प्रातः काल को, सवेरे को सुप्रभात कहा जाता है। और क्या था? मंद था, अनिल चल रहा है। मंद जो है हवा, अनिल का मतलब होता है हवा। अनिल का मतलब क्या होता है? हवा चल रही थी, हवा बह रही थी। और बालारुण, बाल जमा अरुण, अरुण का मतलब होता है सूर्य। यहाँ पर बच्चा सूर्य, अभी जो सूर्य उदित हुआ है उसे हम बालारुण, अभी है सूर्य उदित हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? बालारुण कहेंगे। बालारुण की मृदु किरणें थी। मृदु मतलब होता है मीठी, मधुर। मृदु का अर्थ होता है मीठी, मधुर। और किरणें थी, किरणों में चुभन नहीं थी। बसंत का महीना था और सूर्य जो अभी उदित हुआ है, नवोदित हुआ है सूर्य, उसकी किरणें मधुर थी और अच्छी लग रही थी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर क्या हुआ कि अगल बगल, आसपास, अगल बगल किसको कहते हैं? आसपास स्वर्णिम शिखर थे। आसपास जो है स्वर्णिम शिखर थे। हाँ, सोने जैसे, सोने के रंग जैसे शिखर थे, चोटियां थी। हाँ, चोटियां थी। और एक दूसरे से विरहित होना मतलब अलग होकर के, एक दूसरे से अलग होकर के, विरहित हो, अलग होकर के, और अलग अलग रहकर ही जिसको, अलग अलग रह करके जिसको जो है
क्या करना होगा? सारी रात बितानी होगी, सारी रात बितानी होगी, सारी रात जो है बितानी होती थी। किसको? ऐसे सीधे बैठ जाएंगे। और निशा काल से, निशा काल से चिर अभिशापित। निशा मतलब होता है रात्रि, निशा का मतलब होता है रात्रि। रात्रि काल से, रात्रि के समय से, अभी चिर और अधिक देर से, बहुत काल से, चिर अभिशापित, अभिशापित बहुत अर्षों से, अभिशापित शाप दी हुई, शापित मतलब शाप दिए हुए। किसको? चकवा चकवी। बेटा रे एक मैं आपको बात बताऊं, चकवा और चकवी दो पक्षी होते हैं, चकवा और चकवी। बेटा ध्यान दीजिएगा आप मेरी ओर, चकवा और चकवी दोनों जो है इस प्रकार से बच्चों, चकवा और चकवी जो है दो पक्षी होते बेटा, नर और मादा। इनको शाप मिला है कि रात में ये नहीं मिल सकते और ये दिन में जो है आकर के इनका संयोग होता है, पर रात्रि में इनका वियोग हो जाता है। रात्रि में इनका क्या होता है? वियोग हो जाता है। चकवा और चकवी का वियोग हो जाता है। तो चिर निशा काल से चिर अभिशापित, हाँ चिर अभिशापित और बेबस मजबूरी। बेबस का मतलब होता है मजबूरी। उस चकवा चकवी का, चकवा और चकवी, हाँ चकई, कबीर कहते हैं चकई बिछड़ी रहते आई बिली पर भाग, जे ना बिछड़े राम से तो न मिले पर भाग। तो उसके बाद बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें जो है क्रंदन का मतलब होता है आर्तनाद, दुख से भरी आवाज, दुख से भरी आवाज, दुख से भरी आवाज बंद हुई। क्योंकि जब प्रभात वेला होने लगी तो दोनों आकर के संयुक्त हो गए और उनका जो वियोग का समय था वो समाप्त हो गया। और उस महान सरोवर के तीरे, तीरे मतलब किनारे, कौन सा सरोवर था? मानसरोवर। कौन सा सरोवर है? मानसरोवर। मानसरोवर के किनारे जो है, अब चकवा चकवी को शैवालों, शैवाल कहते बेटा एक प्रकार की घास होती है। शैवाल नदी में के किनारे किनारे शैवाल की घास होती है। नदी, आपने कभी नदी में गए होंगे, जमुना के किनारे कभी जाओ तो वहां देखोगे हरी हरी शैवाल सी उगी हुई होती है पानी में, है ना। उसे हम शैवाल कहते हैं, पानी की घास होती है। उसे मानो कि हरी दरी पर, और वो मानो कि शैवाल की घास की दरी बिछी हुई हो। यहाँ पर रूपका से संयुक्त अलंकार है, जहाँ पर उपमान की चर्चा की जाए, जहाँ पर उपमेय की चर्चा न करके उपमान की चर्चा की जाए, वहाँ पर जो है रूपका से संयुक्त अलंकार होता है। हाँ, उपमेय और उपमान के साथ साथ, हाँ, और उपमेय और उपमान के अंतर्गत उसमें उपमान की चर्चा की जाती है, तो वहाँ पर रूपका से योग्य अलंकार होता है। तो हरी दरी पर, हाँ, और प्रणय कलह छिड़ते देखा है। प्रणय के जो कलह है, हाँ, कलह, यहाँ पर कलह का मतलब होता है बेटा, कलह का मतलब होता है लड़ाई, कि पशु और पक्षियों में भी लड़ाई होती है। और कि भाई मैं इससे प्यार कराऊँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, तो तुम उससे क्यों प्यार करते हो? मैं जिससे मैं प्यार करती हूँ तो उससे क्यों प्यार करती हो? ठीक है। इस प्रकार से आपस में जो है प्रणय कलह, प्यार का जो कलह है वो छिड़ते देखा है, वहाँ पर भी छिड़ते देखा है, और बादल को छिड़ते देखा है। और ठीक है, ये पंक्तियां देखो। और दूर बेटा जब शोर नहीं मचाएंगे, दुर्गम बर्फानी घाटी में, दुर्गम बर्फानी घाटी में, शत सहस्र फुट ऊंचाई पर
अलकनाभि से उठने वाले, अलकनाभि से उठने वाले, निज के ही उन्मादक परिमल, निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर, और तरल कस्तूरी मृग को, तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो दूसरा जो हिस्सा है गीत का, इसमें जो बर्फानी तूफान की बात की है कवि ने, तो बरसानी जो तूफान है, बेटा ने बात फिर हो रही है। तो बर्फानी जो तूफान है, उसको उसकी जो घाटी है, उसमें क्या हुआ, शत सहस्र फुट 100,000 फुट ऊंची जगह पर, 100 सहस्र फुट, 100 का तो मतलब होता है 100, सहस्र मतलब होता है 1000, सहस्र का मतलब होता है 1000, 1000 फुट, 100,000 फुट ऊंचाई पर। और क्या होता है, अलग मतलब होता है चोटी, अलग मतलब होता है चोटी से नाभि तक जो है। और उठने वाले जो तूफान है, लंबे लंबे बर्फानी जो तूफान हैं, उनको जो है हम देखते हैं, है बच्चे, उनको जो है हमने जब देखते हैं तो निज के ही उन्मादक परिमल, जो उन्मादक परिमल है, परिमल मतलब होता है सुगंध, परिमल का मतलब क्या होता है, सुगंध। और कैसा सुगंध है, कैसी सुगंध है, उन्मादक, मदमस्त कर देने वाली जो सुगंध है, सुगंध के पीछे और धावित होकर, अपने ही पीछे, धावित मतलब दौड़ करके, और तरल का मतलब होता है तरल पदार्थ, ठीक है। और कस्तूरी कैसी होती है, बिल्कुल तरल होती है। कहते कि भाई कस्तूरी जो है करोड़ 1 लाख रुपया भी, तोला भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है कस्तूरी, है ना, ऐसा कहते हैं। सर्व खुशबू हिरण को आती कहाँ से जी। तो तरुण मतलब होता है युवक, जो युवक जो है, तरुण का मतलब यहाँ पर तरुण से अभिप्राय जो है पर्याप्त रूप में, और अच्छी कस्तूरी, अच्छी कस्तूरी, हाँ। और मृगों को जो है अपने पर चिढ़ते देखा है, अपने आप पर जो है चिढ़ते देखा है, खींचते देखा है, बादल को घिरते देखा है, हाँ? और ये पंक्तियां जो है, इन पंक्तियों में मृग जो है आपस में ईर्ष्या, आपस में मृगों की ईर्ष्या जो है